नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज अशोक का एपिसोड 2। आज जो बताऊंगा वो एकदम अलग होगा। कल जो बताया था एकदम अलग था। कल का जो नज़रिया था वो कुछ और नज़रिया था। आज का जो नज़रिया होगा वो कुछ और नज़रिया होगा। एक ही आदमी, देखने के दो तरीके, लेकिन वही व्यक्ति है। कल जब मैंने आपको उस घिनौने और क्रूर पक्ष की ओर बताया तो मैंने उसकी अपनी तरफ से पुष्टि नहीं की, क्योंकि मेरी अपनी धारणा और मान्यता के अनुसार मैं अशोक को वैसा नहीं मानता था। लेकिन ये जानकारी मुझे नई लगी। मैंने आपको साझा किया और आपको स्रोत भी बताए कि वो किस स्रोत से आई थी। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि स्रोत से जब जानकारी आती है तो स्रोत का महत्व कितना बढ़ जाता है। वो सही होता है या गलत होता है, इसका भी निर्णय आप कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सत्ताएं किस तरह इतिहास से छेड़छाड़ करती हैं और खेलती हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है। इसके अलावा स्क्रीन पर भी आपको एक बार कोड दिख रहा होगा जिसे स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। आज अशोका पार्ट 2। देवता नाम प्रिय, ये संस्कृत है और ये नाम अशोक को दिया गया था, यानी देवताओं को प्रिय। एक ऐसा राजा जो देवताओं को भी प्रिय था, भगवान को भी प्रिय था। लेकिन क्या देवताओं के प्रिय हो जाने भर से कोई राजा अच्छा या खराब हो जाता है? मेरे ख्याल से नहीं होता। आज मैंने अशोक के, जो कलिंग के बाद का अशोक था, उसके व्यक्तित्व की बहुत सारी चीज़ों को देखा और ये समझने की कोशिश की कि वैसे वे ये वीडियो ईमानदारी से बताऊं 3 दिन बाद लाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि अगर 2 वीडियो में गैप हो गया तो न्याय हो जाएगा। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ जो आम तौर पे हम सबको, आज के दौर के लोगों को आसानी से समझ में आती है, वो चीज़ ये कि जिस अखंड भारत की आप बात करते हैं, जिसके ऊपर आप एक 2 नोक वाला झंडा लगा देते हैं और भारत माता की फ़ोटो बनाते हैं, उसमें भी आजकल भारत माता की जो फ़ोटो होती थी ओरिजिनल, उसमें भारत माँ के हाथ में तिरंगा झंडा होता था। बाद में शरारतन उसमें एक ऐसा भगवा झंडा लगा दिया गया जो हिंदू धर्म का झंडा है। सम्राट अशोक ने सबसे पहले, जिस अखंड भारत की आज लोग इधर उधर बात करते रहते हैं, सबसे पहले अखंड भारत की अवधारणा अगर किसी के काल में आई, किसी का राज्य अगर यहाँ से वहाँ तक था, तो वो सम्राट अशोक का था। सम्राट अशोक के समय में सबसे बड़ा साम्राज्य भारत में एक ही व्यक्ति का रहा है, बाकी लोगों के समय में नहीं रहा है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी आप कहें तो चलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सत्ता का इतना विस्तार किया था कि वो राजाओं के राजा बन गए थे, और जब राजाओं के राजा बनते हैं तो चक्रवर्ती कहलाते हैं। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार का ज़्यादातर हिस्सा अशोक के साम्राज्य में, भारत समेत, भारत के पास था। भारत इतना बड़ा भारत था जिसके राजा सम्राट अशोक थे, और अंग्रेज़ों से पहले एक ही राजा ने इतना बड़ा राज अगर किया हो तो वो सम्राट अशोक ही थे। तो ये इतने बड़े स्तर पे आज अगर आप भारत को एकीकृत करते हैं, भारत में जब आज़ादी आती है तो सारी रियासतों को आप मिलाते हैं, पाकिस्तान को भी मिलाने की कोशिश करते हैं, सबको कोशिश करते हैं। निज़ाम बाहम चाहते हैं कि भारत पूरा जब आज़ाद भारत हो तो वो चिरकुट चिंदी जो राजा हैं, बहुत सारे बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों पे, वो अलग राजा ना हो, एक भारत हो। तो वो एक भारत की समझ कैसे आई? वो अशोक से आई। अंग्रेज़ों ने भी एक बड़े हिस्से पे कब्ज़ा किया हुआ था, तो ये समझ में आया कि भाई भारत जो हो वो ऐसा हो जो एक ही राष्ट्र हो। तो ये जो राष्ट्र की कल्पना है, ये अशोक के समय, बहुत सारे लोग जो अलग तरह की सोच के लोग हैं, दक्षिणपंथी साहित्यकार हैं, वो इससे पहले और बाकी बाद की बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हैं। लेकिन अशोक ने सिर्फ राज्य का विस्तार नहीं किया। मैंने आपको बताया था राजा की एक फितरत होती है, राजा राजा होता है, और राजा जो होता है उसका काम ये होता है मार काट, हत्या, लूट करो, टैक्स लगाओ और अपने राज्य को फैलाओ।
और इसके बीच में अगर कोई अपना साम्राज्य बड़ा कर लेता है तो ये कोई बहुत महान बात नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस बात नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक डाकू जो है अपना इलाका बढ़ाता जाए। उस ज़माने में राजा लोग एक प्रकार के डाकू ही होते थे जो दौलत लूटते थे, दूसरी चीज़ें करते थे। लेकिन अशोक ने एक मॉडर्न थॉट दिया राज्य चलाने की व्यवस्था को उस दौर में, और वो मॉडर्न थॉट ये था कि अशोक एक ऐसा सम्राट था जो राष्ट्रवादी नहीं था, राजा होते हुए भी राष्ट्रवादी नहीं था। वो अपने आप को भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधता था। वो ये नहीं कहता था कि मैं भारत का हूँ तो भारत के बारे में सोचूंगा। वो ये नहीं सोचता था कि मेरे राज्य के बाहर, सीमा के बाहर जो लोग हैं वो सब लोग बुरे हैं, उनको मर जाना चाहिए। जैसे आजकल होता है, पाकिस्तानी है तो वो कितना भी भला आदमी हो बेचारा, कितना भी अच्छा काम करता हो, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी है इसलिए हमारी नफ़रत का पात्र है। अब तो ये दूसरी चीज़ों में भी होने लगा है। विदेश की धरती पर रहने वाले आदमी को भी आदमी मानने वाला अगर कोई आदमी इतिहास में, आदमी क्या कहूँ, सम्राट राजा इतिहास में था तो वो अशोक था। ये सेंसिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप जब युद्ध करते हैं और युद्ध जीतते हैं, और ऐसा युद्ध जिसमें 1.5 लाख लोग मारे जाएं, 1.5 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया जाए, 1 लाख लोग घायल हो जाए, उस युद्ध का जो विजेता है उसके मन में ये विचार आता है कि जो भले लोग हैं, जो वहाँ पर दूसरों की मदद करते थे, सच्चे काम करते थे, अच्छे काम करते थे, दूसरों की मदद करते थे, दूसरों का ध्यान रखते थे, गरीबों की सेवा करते थे, वो सब लोग सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि वो उस राज्य में रहते थे। उनका मुझसे कुछ युद्ध नहीं था। यह अशोक की उस समय की जागृति है जो कलिंग के दौरान उनको मिली। अब आप कहेंगे कि रात को सोए होंगे कलिंग युद्ध में और अचानक उनको ज्ञान आ गया होगा और उसके बाद वो बौद्ध बन गए जैसा हमको किताबों में पढ़ाया गया है। वो ऐसा नहीं था। उससे पहले से, उससे 2 साल पहले बुद्ध धर्म के वो संपर्क में आए थे, और उसी के कारण प्रेम, टॉलरेंस, सहिष्णुता, जिसकी आज बात करना गाली हो गया है, सत्य, सच बोलना, अहिंसा, शाकाहार के लिए वो व्यक्ति समर्पित था। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में लिखा है कि जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए। मैं आने वाली पीढ़ियों को भी बोलूँगा, मेरी अपनी रसोई में ही पता नहीं कितने जानवर कट जाते हैं, ये तो गलत है। शाकाहार को जो झुंझुना लेकर लोग घूमते रहते हैं, नाम नहीं लूँगा वरना फिर एक किसी संप्रदाय के लोगों को बुरा लग जाएगा, जो भारत की ज़मीन को अपने पिताजी की ज़मीन मानते हैं, जो ये समझते हैं यहाँ कोई और नहीं रह सकता। वो ब्राह्मणवादी जब होश भी नहीं संभाले थे तब से शाकाहार की बात अशोक कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद का दौर कब आया, इस पर इतिहास पर कभी और वीडियो बनाऊंगा, उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या बैकग्राउंड है। लेकिन जो भी है, अशोक शाकाहार को उस समय लेके आ गए, और उस सब के बीच में वो व्यक्ति अपना इतना बड़ा साम्राज्य चलाता रहा और उसका साम्राज्य बड़ा होता चला गया। अशोक की फ़िलॉसफी क्या थी आप सोचिए। नेहरू जी पंचशील लेकर आए, अशोक की लाट हमारा राज्य चिन्ह है, अशोक चक्र हमारे ध्वज में है, तो इसलिए लेकर नहीं आए थे कि वो एक ऐसा राजा था जिसका, जो बहुत बड़ा राजा था तो हमने भी उसके अनुयायी बन गए, नहीं। पंचशील जैसे सिद्धांत उसी दौरान की देन थे। अशोक का दौर वो दौर था जिस दौर में राज्यों को बगैर हिंसा के जीता जा सकता था। वो दौर था जिसमें राजा स्वयं अशोक को अपना राजा मान लेते थे। अब इसको आप खौफ कहें, इसको आप उनका बुद्ध धर्म का तरीका कहें, लेकिन अशोक का सारा ध्यान इस बात पे था कि ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाए, लोगों को अहिंसा सिखाई जाए, और इस सिलसिले में पूरी दुनिया में वो घूमते रहे। और अगर आप इस नज़रिए से देखें तो हृदय परिवर्तन का भी विश्व के इतिहास में इतना बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जो आदमी एकदम एक राजा होते हुए भी, राजा बहुत क्रूर होता है, राजा होते हुए भी इतना कत्ले आम के बीच में जिसकी ग्रूमिंग हुई हो, जो बड़ा हुआ हो लोगों को मारते हुए, उस आदमी ने, जिसने अपने भाइयों को राज्य के लिए मार दिया, राज्य के 8 साल हुए होंगे, उसके बाद वो आदमी एकदम बदल गया था 8 साल में।
और उस इंसान ने जो बदलाव किए वो बदलाव आपको किसी धर्म, किसी पुराण, किसी वेद में नहीं मिलेंगे। जितना बदलाव करने वाला आदमी वो खुद था और जितना उसने अपने अंदर बदलाव किया। आप कल्पना करेंगे कि यूनिवर्सिटी, पढ़ाई और ये सब चीज़ें, इतना बता दूं कि इस सदी की शुरुआत तक, 1910 तक, बल्कि कहें सदी की शुरुआत तो अभी ये नई सदी लग गई है, 1910 तक ये देश अशोक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। बीच में जिन लोगों ने इतिहास को हैंडल किया उन्होंने अशोक को भुला दिया था। अशोक के बहुत सारे प्रमाण भी इस देश में थे लेकिन उपलब्ध नहीं थे। उस आदमी के प्रमाण जिसने लगातार शिक्षा के लिए काम किया, जिसने इतना काम किया कि कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता, और खुद श्रेय उपगुप्त जिन्होंने उनको दीक्षा कराई थी वो भी कल्पना नहीं कर सकते होंगे। नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, सीरिया, इजिप्ट, यूनान, अहिंसा का संदेश भारत का। लोग विश्व गुरु की बात करते हैं, भारत विश्व गुरु बना और उस दौरान धर्म यात्राओं की शुरुआत हुई। अशोक ने ही ये कंसेप्ट लाया कि धार्मिक लोग अलग अलग दिशाओं में जाएं, अपने धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें। दूर दूर तक जाते थे उनके धर्म प्रचारक, जाते थे, उपदेश देते थे, राजाओं से मिलते थे। अनेक राजाओं को बौद्ध बनाया, अनेक राजाओं को बौद्ध बनाया। राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की उन्होंने, धर्म महापात्रों की नियुक्ति की, दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया। दिव्य रूप का प्रदर्शन, बौद्ध दिव्य रूप, भगवान बौद्ध के अलग अलग तरह की मूर्तियाँ पूरे देश में, पूरी दुनिया में बनाई। और कुछ विद्वान मानते हैं कि जो मूर्तियाँ बनाने का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो अशोक के टाइम में मिलता है। उससे पहले मूर्तियाँ नहीं बनती थीं, ऐसा विद्वान मानते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी गलत है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, डालिए नीचे उससे पुरानी मूर्ति अगर कहीं मिली हो तो। मेरी जानकारी में तो नहीं है। इसके अलावा लोकाचारिता के कारण धर्मलिपियों को खुदवाना, हाँ उन्होंने इतने शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक ने शिलालेख नहीं खुदवाए होते तो आज भारत में हम उनके बारे में शायद कुछ नहीं जानते, और जो जानते वो बाद में पोंगापंथियों ने जो कुछ झूठा गलत उनके बारे में लिख दिया था उसके तौर पर ही हम जानते रहते। लेकिन उनका जो स्वयं के समय में जो शिलालेख बनाए गए हैं उन्होंने अशोक के बारे में सच हमको बताया। एकेडमिक्स की समझ आप देखिए उस आदमी की कितनी थी। वो जानता था कि लिखे हुए शब्द का महत्व क्या होता है, और उस लिखे हुए शब्द के महत्व को समझते हुए ही उसने ये शिलालेख तैयार कराए। और उन शिलालेखों ने हमको यहाँ तक पहुँचाया और हम उसके बारे में जान पाए। 35 शिलालेख और अशोक स्तंभ अभी तक मिल चुके हैं। और अशोक ने सिर्फ शिलालेख नहीं बनवाए थे, शिलालेख लिखवा कर नहीं चले गए, पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। आज की तारीख में तो छोड़ दीजिए, आज के लोगों को तो विश्वविद्यालय बनाना अपने आप में ख़राब लगता है। उनको लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। ग्रेजुएशन की फ़ीस 35 लाख रुपए आप कल्पना कर सकते हैं, सामान्य BA, BSc, MCOM की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। आज वो भीड़ है। और वो राजा जिसका काम था टैक्स वसूले, ऐश करे, तब भी उसको कोई चुनौती देने वाला नहीं था कि भाई साहब आपने क्या कर दिया। और राजा करते थे, हमारे राजा लगातार ये करते रहे हैं, राजा महाराजा। ये जो राज्य को उस तरह से चलाना, उस तरह से चलाना, जो कहानियाँ हैं ये कहीं पे भी मिलती हों, लेकिन जो ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं वो तो तब मिलते हैं या बाद में फिर कुछ मुस्लिम शासकों ने इस तरह से धर्म के तरीके से राज्य किया। तो अगर आप देखेंगे तो उस ज़माने में 23 यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं उन्होंने। 23 किस दौर में, जिसमें नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, कंधार है। और इन यूनिवर्सिटीज़ में पूरे विश्व से विद्यार्थी आते थे, शिक्षा हासिल करते थे। मैं इस पूरे वीडियो को कड़वा बनाना नहीं चाहता हूँ, वरना मैं आपको बताता था कि किस तरह से अशोक के इतिहास को भारत में नष्ट करने की कोशिश की गई। मैं आपको बताता कि किस तरह से अशोक की लाइब्रेरी फूंक दी गई ताकि उनका पता हमको ना चल सके। पूरे विश्वविद्यालयों में आग लगा दी गई ताकि बाद में लोगों को इतिहास ना पता लग सके। और यही वजह थी कि उनका इतिहास करीब करीब मिटा दिया गया था। 1910 या 15 के बाद से दोबारा से अशोक के ऊपर खोज शुरू हुई। तब भारत के लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, नए लोगों को उनके बारे में पता लगा। कल का जो मैंने वीडियो आपको दिया था, उस वीडियो में मैंने आपको एक सोर्स दिया था, एक ऐसे व्यक्ति का सोर्स दिया था जिसको हमारी माननीय सम्मानीय केंद्र सरकार ने बेहद गौरवशाली पुरस्कारों से नवाजा है।
और उस नाटक के लिए नवाजा है जिसमें अशोक की वो घिनौनी सूरत दिखाई गई थी। मैं आम तौर पे इस तरह की विचारधारा के कंटेंट को आप तक लेकर नहीं आता हूँ। मैं हमेशा कंटेंट की निष्पक्ष व्याख्या करता हूँ। कल मैंने उस कंटेंट को भी आपके सामने रखा और पहली बार ऐसा हुआ कि कंटेंट को बार बार मैंने ये कोट करके आपके सामने रखा कि ये विचार मेरे नहीं हैं, ये सिन्हा साहब के विचार हैं जिनको सरकार ने पुरस्कार दिया है, और अपने वीडियो में नीचे मैंने लिंक भी लगा दी। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आज जो मैंने अशोक बताया आपको और कल जो अशोक बताया था उसके बीच में कितना अंतर है। भारत में आज का जो मैंने बताया आपको, उसको आप किसी भी शिलालेख पे ढूंढ लीजिए, कहीं पे भी ढूंढ लीजिए, इसमें एक लाइन भी गलत साबित नहीं कर पाएगा कोई भी। कल जो मैंने बताया उसमें जो स्कूल ऑफ थॉट है एक, जो लगातार चिढ़ता है बौद्धों से, अशोक की फिलॉसफी से, अशोक के आइडियोलॉजी से और समता के पूरे विचार से, और जो ये मानता है कि बौद्ध बनने से पहले अशोक हिंदू हुआ करते थे, वो स्कूल ऑफ थॉट तरह तरह के प्रचार करता रहता है और उसकी जद में, उसके प्रभाव में, उसकी पकड़ में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं और वो डालते रहते हैं। तो अगर आप एक ऐसे आदमी को जो प्रेरक व्यक्तित्वों को लेकर उठाए, उन प्रेरक व्यक्तित्वों के व्यक्तित्व को तोड़ मरोड़ दे और बेहद घिनौनी तस्वीर उनके सामने पेश करे, तो उस विचारधारा को आप क्या कहेंगे। कल का वीडियो मैंने इसलिए भी बनाया था, बहुत सारे लोग मुस्लिम वर्सेस हिंदू में अशोक का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से एक मेटाफर चल रहा है कि मुसलमान जो हैं वो उनके मुकाबले अशोक ऐसा सम्राट था, आप उसको क्यों नहीं देते हैं, इसको क्यों नहीं करते हैं, फलां क्यों नहीं करते हैं। तो मुझे लगा ये पहलू भी दिखाना ज़रूरी है, और जब वो पहलू आपके सामने आता है तो आप समझ जाते हैं कि सम्राट अशोक जो हैं उनको किस तरह से, वो हिंदू थे ही नहीं लेकिन। तो कल वाला जब वीडियो सामने आता है तो उसके बाद में एक तीव्र प्रतिक्रिया होती है हिंदूवादियों की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जो लगातार हिंदूवादियों के प्रभाव में रहते हैं, जो भक्त बन चुके हैं, ट्रोल बन चुके हैं। कुल मिला के ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का मैंने कल दिखाया एक पहलू, और दूसरा पहलू आपको आज दिखाया। आज वाला पहलू और कल के पहलू में अगर आप मेरी ओपिनियन पूछेंगे तो मेरे हिसाब से आज वाला ज़्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि आज का जो पहलू है वो बाकायदा रिकॉर्ड पे है और उस समय के लिखे हुए रिकॉर्ड पे है जो खुद सम्राट अशोक के समय लिखा गया। कल वाला इतिहास बहुत बाद में लिखा गया और किस नीयत से लिखा गया इस पे सवाल है, क्योंकि कल जिस नाटक का मैंने आपके साथ जिक्र किया था, जिस लेखक का जिक्र किया था, वो लेखक एक ख़ास विचारधारा से आते हैं और वो विचारधारा इस देश में एक तरफ बौद्धों को, दूसरी तरफ मुसलमानों को और अब तो धीरे धीरे सिखों को भी कहीं ना कहीं से कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है। और उस पूरी की पूरी प्रक्रिया में इस तरह की चीज़ें रची जा रही हैं। अगर आप अशोक को क्रूर, बदसूरत, घिनौना, औरतों को जला देने वाला व्यक्ति के तौर पर अपने नाटक में दिखाते हैं और भारत की सरकार उसको पुरस्कृत करती है, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ये भी है कि किस तरह से हमारे देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। झूठ बोलो और सच को बोल दो कि वामपंथियों ने लिखा है इसलिए वो गलत है, और अब आप हमारी सुनो। अपने झूठ के पक्ष में कोई प्रमाण न दे पाओ और जो प्रमाण के साथ रखा हुआ है उसको फुला दो। इस देश में, पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे अशोक का इतिहास रखा हुआ है, किसी एक जगह पे नहीं है। भारत में, श्रीलंका में, बर्मा में, कितनी जगह तो उन्होंने अशोक स्तंभ बनवाए हैं। तो इसलिए अशोक को अगर आप छिपाना चाहें तो छिपा नहीं सकते हैं, इसलिए आप छिपा नहीं पाए हैं। बाद में क्या हुआ, बौद्धों के साथ क्या हुआ, बौद्धों के ऊपर कितने अत्याचार हुए, कुछ लोगों ने कड़ाहों में तलवाया, कुछ लोगों ने उनका कत्लेआम किया, बौद्धों का कितना उत्पीड़न किया गया, किस तरह से उनको सताया गया, ये अलग इतिहास है। और ये इतिहास का जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे भी वही लोग हैं जिन्होंने अशोक के इतिहास को विकृत किया। आज एक सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक हिंदी के अगर ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसके विचारों पे कल का मेरा वीडियो आधारित था, तो आप सरकार की नीतियों को समझ सकते हैं, इस विचारधारा को समझ सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।